गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ स्टार्ट योर क्लास। हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। रीडिंग प्लस पीडीएफ दोनों आप तक पहुंच चुकी है। अब अपन स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नीड फॉर लॉज। हमारा संविधान जो है वो और लॉज की आवश्यकता। इन एंशिएंट टाइम्स society exercised control over its members in different ways. They would search the person in the wrong or even punish him. Religion also played an important role in the making the person behave himself. Nowadays, there are the according to which a country is governed. These rules and principles which determine the governance of a country and give certain rights to its citizen and chart out of their duties are known as the constitution of their country। यानी कि पहले जो पनिशमेंट दिया जाता था, कुछ सबसे ज़्यादा उसमें रोल होता था, तो वो रिलीजियन का रोल होता था। तो अब जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है जो बना है, तो उसके अकॉर्डिंग इंसान किसी भी प्यूपिल्स को अगर पनिश किया जाता है तो सारी बातों को लॉज के अकॉर्डिंग मतलब रखकर उसको पनिश किया जाता है। विदाउट लॉज कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, ऐसा संविधान बनाया गया है। जबकि एंशिएंट टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट रोल था एंशिएंट टाइम में तो वो किसका रोल था? रिलीजियन का। सामाजिक जीवन के लिए हमें कुछ नियमों तथा नियंत्रणों की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले अपन उसकी प्लानिंग करते हैं। तो इसी तरीके से हमारा संविधान है कि अगर उसको चलाने के लिए कुछ रूल्स का होना भी जरूरी है। अगर अपन किसी भी इंसान पे, किसी भी पीपल्स पे, ह्यूमन बीइंग पे अगर अपन ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो उसके लिए अपने पास में एक सबूत का भी होना जरूरी है। तो उसके लिए जो संविधान है, संविधान इसीलिए बनाया गया है, उसमें भी कुछ रूल्स हैं, उसके भी अपने। संविधान का जो अगर अपन डेफिनेशंस पढ़े तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशंस की डेफिनेशन? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। अ कॉन्स्टिट्यूशन बाइंड्स डाइवर्स पीपल टुगेदर बाय क्रिएटिंग सम बेसिक लॉज फॉर देम विच आर इक्वल फॉर एवरीवन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री में एक फंडामेंटल लॉ के रूप में है, जिसमें कि कुछ बेसिक लॉज हैं जो कि हर पीपल को एक दूसरे के बराबर करते हैं। दिस ब्रिंग्स अबाउट हार्मनी। ऑल लॉज मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द लेड डाउन प्रिंसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस इंफॉर्मेशन about the composition and structure of the government, its power and functions, the rights of the people, etc. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके की एक इंफॉर्मेशन है, जो कि इंफॉर्मेशन या किसी भी इंफॉर्मेशन के कंपोजिशन है, जो जिसमें कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है। वो किस रूप में होता है कि गवर्नमेंट की क्या पावर है, उसकी क्या फंक्शंस है, और जो पीपल्स हैं उनकी क्या राइट्स हैं, ये सभी उसमें कंसीडर किए हुए हैं। देयर इज क्लोज रिलेशन बिटवीन लॉज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज का दोनों का बहुत ही ज्यादा आपसी संबंध यानी क्लोज रिलेशन है। ऑल द लॉज आर बेस्ड ऑन द प्रोविजंस प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। इन अदर वर्ड्स, अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन इज द अनलिमिटेड अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल लॉज। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक अल्टीमेट सोर्स है किसका? सभी प्रकार के लॉज का। नाइदर द पीपल नॉट द गवर्नमेंट कैन गो अगेंस्ट इट। कोई भी पीपल गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। यानी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग जो भी लॉज बनाए हुए हैं उनके हिसाब से कोई भी पीपल उनके अगेंस्ट या अपोजिट नहीं जा सकता। Our constitution was drafted by the Constitution Assembly. The Indian Constitution came into effect on 26 जनवरी 1950। यानी कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब इफेक्ट में आया? 26 जनवरी 1950 में।
इम्पोर्टेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशंस की क्या इम्पोर्टेंस है या क्या महत्व है उसका वो बताया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, अवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कॉन्स्टिट्यूशंस का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का फर्स्ट जो कंटेंट्स है वो क्या है कि जो गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या ड्यूटीज हैं वो इसमें बताई गई है। सेकेंड है आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, दिस प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर वेस्टेड इन द गवर्नमेंट। थर्ड है आपका, बिकॉज इंडिया हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री मानी जाती है, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द माइनॉरिटी। तो जो इसमें सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो जो माइनॉरिटीज़ है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, यानी उनकी क्या राइट्स है वो उनको भी पता होना चाहिए और गवर्नमेंट ने उनके लिए अलग से राइट्स बनाए हुए हैं। अवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी कंटेन सर्टेन राइट्स टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज। कुछ गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ निश्चित राइट्स हैं जो कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द ऑपरेशन बाय द मेजॉरिटी। Our constitution also guarantees certain fundamental right to the citizen in order to protect them against any injustice by the government। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी injustice होता है तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं जिसमें कि आप अपोजिट खड़े हो सकते हैं सिटीजन्स के लिए, सिटीजन्स के राइट्स के ऊपर। नीड फॉर लॉज, यानी लॉज की हमको आवश्यकता क्यों पड़ती है या क्यों पड़ी। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। In a large country like India, people think differently, the aspirations and needs are different and they follow varied culture। यानी इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें कि बहुत तरह के पीपल यहाँ पर रहते हैं, जिनकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग आवश्यकता है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच है और सबका अलग अलग कल्चर है। All this is enough to give rise to conflict among them, to maintain the order in the society and ensure to the welfare of the people. Laws are needed. The constitutions establishes the rule of law in the country। तो constitutions ने कुछ rules establish किए हुए हैं। This means that no one is above the law, anybody who breaks the law will be punished accordingly। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस में रूल बनाए हुए हैं, अगर कोई भी पीपल उन रूल्स को ब्रेक करता है तो उसको पनिश किया जा सकता है। इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री में द लॉज ट्रीट एवरीवन इक्वलिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एंड वेल्थ। यानी कि पहले के जो टाइम है, एनिशिएंट टाइम में जो कास्ट डिफरेंस चलता था या माइनॉरिटीज वाला डिफरेंस समझ लीजिए, तो जो भी चलता था वो अब कॉन्स्टिट्यूशंस के बनने से वो सब कुछ खत्म हो चुका है। तो ना तो अब कास्ट डिफरेंस बचा हुआ है, ना ही रिलीजन, जेंडर, वेल्थ, इसके अकॉर्डिंग कोई भी डिफरेंस नहीं बचा हुआ है। सभी पीपल्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग इक्वल है और इक्वल राइट्स सबको मिले हुए हैं। अब आते हैं आपके लेजिस्लेटिव लॉज। As you know, the Constitution is the ultimate source of laws. Only the Constitution can give validity or legitimacy of the laws. If we look around our society, we will find that there are many people who suffers due to unjust social practice like caste system or untouchability। ये पहले जो एनिशिएंट टाइम में जो कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी थी, यानी कि जाति प्रथा और छुआछूत, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रचलित थी पहले के टाइम में। एनिशिएंट टाइम की बात हो रही है, लेकिन कुछ लोगों की मेंटलिटी आज भी वही बनी हुई है जो कि चेंज नहीं हुई है। तो इंडिया ने इस पर अपनी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ रूल्स बनाए हुए हैं इसके ऊपर। इंडियन गवर्नमेंट हैज पास सेवरल लॉ ऑफ एंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू अचीव दिस
पर्पल, यानी कि इस पर कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर कुछ ये कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी के लिए कुछ रूल्स बनाए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में। बट देयर आर टाइम्स व्हेन एवरीवन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द चेंज, मतलब उनमें कोई चेंज आया ही नहीं। जो पीपल्स की सोच पहले थी, पूरे पीपल्स की सोच आज भी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की सोच आज भी वही है। In such a case, the government has to take the initiative to force the change to implement the provisions of the constitution. Some such laws are as follows. कुछ laws नीचे दिए हुए हैं। Dowry Prohibition Act 1961. Dowry is the money or gift given to the grooms by the bride's family at the time of marriage. डॉरी सबको समझ में आती है क्या होता है? दहेज प्रथा। तो यानी कि शादी के टाइम लड़की के घर वालों से, यानी ब्राइड के घर वालों से ग्रूम द्वारा लिया हुआ जो गिफ्ट या मनी होती है वो ही कहलाती है, डॉरी कहलाती है। तो ऑफन डॉरी डिमांड्स कंटिन्यू आफ्टर मैरिज, आज भी वो डिमांड जारी है। उसमें कुछ हद तक ही इम्प्रूवमेंट हुआ है कि कुछ लोग ही नहीं लेते हैं, लेकिन आज भी वो चीज़ बनी हुई है लोगों के माइंड में। मेंटलिटी आज भी लोगों की वही है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। द इनएबिलिटी टू फुलफिल द डिमांड्स रिजल्ट इन फिजिकल और मेंटल टॉर्चर ऑफ द ब्राइड। और सिर्फ यही डॉरी के चक्कर में ही क्या किया जाता है, जो ब्राइड्स होती है उसको मेंटली टॉर्चर भी किया जाता है, और कुछ कुछ लोग उसको फिजिकल भी टॉर्चर करते हैं। एंड इन एक्सट्रीम केस लीड टू डेथ। और कुछ कुछ केस में इतनी ज़्यादा कंडीशन बेकार हो जाती है कि ब्राइड्स की डेथ तक हो जाती है। तो इसी पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ लॉज हैं जिसमें आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। टू कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ डॉरी, द गवर्नमेंट पास द डॉरी Prohibition Act in 1961. This act prohibited giving and taking of dowry. According to Act, anyone caught giving or taking dowry is liable for both imprisonment and fine. अब नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक रूल ऑफ लॉ। Passing of a law does not necessarily mean that issue related to it are realized. Society as a whole has to take a strong stand on socially relevant issue. The media can play an important role in erosion public consciousness. Our constitution provides the framework of administrating the country. A law which is against the fundamental rights of the people can be declared null and void by the Supreme Court. Thus, the rule of law will always prevail. The rule of law implies that no one is above the law. This is not only regulate the power of the government but also stress that everyone is equal before the law. Thus we can say that democracy and the rule of law complement each other. यानी कि सबके लिए जो बनाए हुए रूल्स हैं वो सब एक जैसे हैं, और दूसरा इन रूल्स की वजह से ही, इन लॉज की वजह से ही हर पीपल अपने आप में है एक दूसरे से इक्वल है। यानी कि जो डिफरेंस पहले के टाइम में चलता था वो कॉन्स्टिट्यूशंस के बनने से अब खत्म हो चुका है। तो आपके जो एक्सरसाइज है वो मैं फिल करके PDF के थ्रू आप तक पहुंचा दूंगी। कुछ क्वेश्चन सेल्फ राइट किए हुए होंगे, उसमें कुछ टिक मार्क किए हुए होंगे। टिक किए हुए क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। जो हाफ मून शेप में जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर खत्म हो रहा है, जो हेडिंग है, जैसे कि मान लीजिए F हेडिंग है, उसका सेकंड क्वेश्चन है तो मैं उसके ऊपर F और सेकंड आंसर लिख दूंगी। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक है। उसमें अगर राइट का मार्क लगा हुआ है तो आपको उसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना। वो सिर्फ मैं सेल्फ एक्सप्लेनेशन के लिए लगा लेती हूँ कभी, लेकिन आपको उनको देखकर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि कंफ्यूज रहते हैं।
तो ये क्वेश्चन आंसर प्लस एक्सरसाइज की वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। ये चैप्टर इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।